Welcome to Daily Current Affair. Today is 15th of February 2023. The question is, who has been elected as the President of Bangladesh? तो President of Bangladesh किसको बनाया गया है? That is मोहम्मद शहाबुद्दीन जी को क्या बनाया है? प्रेसिडेंट बनाया है। कहाँ का? बांग्लादेश का। तो वहाँ का जो इलेक्शन कमीशन है, जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ना, वैसा ही इलेक्शन कमीशन ऑफ बांग्लादेश है। उन्होंने 30 फरवरी को मोहम्मद शहाबुद्दीन को बोला है कि एक नोटिफिकेशन जारी की है कि ही विल बी द प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश। ठीक है, ही विल बी द प्रेसिडेंट, नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश, और 22वें प्रेसिडेंट के रूप में ये शपथ लेंगे कुछ दिनों बाद। ठीक है, ये पहले रिटायर्ड जज भी हैं, एंटी करप्शन कमीशन के कमिश्नर भी थे, फ्रीडम फाइटर भी थे, जिनका नाम है मोहम्मद शहाबुद्दीन। ठीक है, वॉज नॉमिनेटेड फॉर द पोस्ट बाय द अवामी लीग। ठीक है, जो रूलिंग पार्टी है ना वहाँ पे, वो है अवामी लीग। ठीक है, उसके जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो कौन है? आजकल शेख हसीना जी हैं, वो भी अवामी लीग से हैं। उन्होंने अवामी लीग ने किसको खड़ा किया था? मोहम्मद शहाबुद्दीन जी को खड़ा किया था प्रेसिडेंट के लिए, और वो प्रेसिडेंट बन भी गए हैं। ठीक है, अभी आजकल जो करंट प्रेसिडेंट है वहाँ के, वो है अब्दुल हामिद। ठीक है, उनका जो प्रेसिडेंट का टेन्योर है वो 23 अप्रैल को ख़त्म हो जाएगा। और ये क्या है, ये 2 बार प्रेसिडेंट बन गए हैं। और बांग्लादेश में ये रूल है कि कोई भी प्रेसिडेंट 2 बार बनने के बाद वो तीसरी बार प्रेसिडेंटशिप के लिए आगे नहीं आएगा। तो उनकी जगह पे किसको बनाया है? मोहम्मद शहाबुद्दीन को क्या बनाया है? प्रेसिडेंट बनाया है। अबाउट मोहम्मद शहाबुद्दीन, ठीक है, सो लिबरेशन वॉर जो 1971 का हुआ था, कहाँ पे? बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच में, उसमें भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, आफ्टर द असैसिनेशन ऑफ शेख मुजीबुर रहमान, ठीक है, शेख हसीना के जो फादर थे उनका नाम था बांगा बंधु शेख मुजीबुर रहमान। उनका असैसिनेशन हुआ था 15 अगस्त 1975 को। अलॉन्ग विद मोस्ट ऑफ हिज फैमिली मेम्बर्स ही वाज इम्प्रिजन फॉर द सेवरल ईयर्स। मतलब कि जो उनकी फैमिली थी मुजीबुर रहमान, उनके साथ उनको भी क्या किया था? इम्प्रिजन किया था काफ़ी सालों तक। ठीक है, तो पीपल रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश, जो कि बांग्लादेश देश है, वहाँ की कैपिटल है ढाका, प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना। ठीक है, प्रेसिडेंट कौन है? अब्दुल हामिद अभी है, और नेक्स्ट कब हो गए? वो शपथ लेने के बाद वो प्रेसिडेंट बनेंगे, दैट इज़ मोहम्मद शहाबुद्दीन, और उनकी करेंसी क्या है? टका। सो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनैगोरेटेड एशियाज़ बिगेस्ट एयर शो एरो इंडिया 2023 इन दैट इज़ बी बेंगलुरु। तो ये 14वां एडिशन है एरो इंडिया 2023 का, जो कि बेंगलुरु में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, ये ऑर्गेनाइज किसने किया था? इंडिया डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन। इंडिया का जो डिपार्टमेंट है ना, डिफेंस प्रोडक्शन मतलब कि जो डिफेंस के इक्विपमेंट्स बनाता है। ठीक है, तो इंडियन डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन, उन्होंने 13 से 17 फरवरी तक जो है ये एरो शो जो है, एरो इंडिया 2023 जो है वो ऑर्गेनाइज़ किया है। कहाँ पे? येलेहंका एयरफोर्स स्टेशन, जो कि बेंगलुरु कर्नाटका में है। इस बार की थीम क्या है? इस बार की थीम है द रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटीज़। ठीक है, और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? अभी क्या है, हम क्या बना रहे हैं? हम इंडिजीनियसली, मतलब कि इंडिया अपने आप से बहुत सारे तेजस विमान बना रहा है, बहुत सारे विमान बना रहा है, बहुत सारे डिफेंस इक्विपमेंट्स बना रहा है। उन इक्विपमेंट्स को लोगों को दिखाना और कंट्रीज़ को दिखाना, ताकि जो और कंट्रीज़ है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इक्विपमेंट्स को देखें। ठीक है, डिफेंस इक्विपमेंट्स को देखें और उनको परचेज़ करने के लिए इंडिया को अप्रोच करें। तो इसी के लिए यही इसका मेन ऑब्जेक्टिव है, टू प्रमोट द इंडिजीनियस प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट एरियल प्लेटफॉर्म एंड अट्रैक्ट्स द फॉरेन इन्वेस्टमेंट। मतलब कि बाहर से जो लोग आएंगे उनको अपना प्रोडक्ट दिखाना है हमने, कि ये हमारे पास प्रोडक्ट है, हमने खुद बनाया है, ये इसकी टेक्नोलॉजी है, ये इसकी खूबियाँ हैं। तो इस हिसाब से क्या होगा, बाहर वाले देश उसको खरीदने के लिए क्या करेंगे? इन्वेस्टमेंट करेंगे। और 98 कंट्रीज़ इसमें पार्टिसिपेट कर रही है, जिसमें हमने एक्सपेक्ट किया है कि 75,000 करोड़ की हमारे पास क्या आ जाएंगी, MOU जो है वो आएंगी। सो हम किस किस की प्रमोशन कर रहे हैं? जैसे हमने लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट बनाया है तेजस, इंडिया ने खुद बनाया है इसको, उसकी प्रमोशन करेंगे। STT-40 की, ड्रोनियर लाइट वेव यूटिलिटी हेलीकॉप्टर की, लाइट कॉम्पैक्ट हेलीकॉप्टर की, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर, तो इन सब की क्या करेंगे? हम एक प्रदर्शनी करेंगे, ताकि हम और देशों को दिखा सकें हमारे पास इस तरह के प्रोडक्ट्स भी हैं। तो ये एशिया का सबसे बड़ा एयर शो है एरो इंडिया 2023, जो कि बेंगलुरु में स्टार्ट हुआ है। सो डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप मीटिंग G20
टू बी हेल्ड इन, आपको पता है कि G20 का प्रेसिडेंट आजकल कौन है, इंडिया है। तो G20 की जितनी भी मीटिंग्स होगी ना पूरे के पूरे साल 2023 में, वो सारी की सारी जो मीटिंग्स होगी वो होगी इंडिया में, ठीक है। तो इसका है डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की मीटिंग जो है वो कहाँ पे हो रही है, दैट इज़ लखनऊ उत्तर प्रदेश में होगी, ठीक है। एज ए पार्ट ऑफ G20 चेयरमैनशिप का एक ये पार्ट है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इसको ऑर्गेनाइज कर रहा है। ये फर्स्ट डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की मीटिंग है, कहाँ पे हो रही है, लखनऊ में हो रही है 13 से लेकर 15 फरवरी तक, ठीक है। इसमें जो हमारे पास 3 मेन एरियाज़ हैं जिसके ऊपर बातचीत हो रही होगी, ठीक है। जो ये 20 कंट्रीज़ है ना, ये 3 मेन एरिया के ऊपर बात करेगी। सबसे पहले डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर्स लाइक UPI, UIDI, दीक्षा, कोविन, ई संजीवनी, इस तरह के जितने भी ऐप्स हैं, इस तरह के जो ऐप्स हैं इनको हम तैयार कर सकें ताकि हम इनका ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज़ कर सकें और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इसके थ्रू क्या कर सकें, अपनी सर्विस प्रोवाइड कर सके। तो कोविड एरिया में हमने ये सारे के सारे ऐप्स को क्या किया था, बहुत ज़्यादा कमर्शियलाइज़ किया था ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका बेनिफिट जो है वो उठा सके, ठीक है, डिजिटलाइजेशन से जुड़ सके। तो दूसरा क्या है, साइबर सिक्योरिटी। अब हम पूरा का पूरा इंडिया, पूरा का पूरा वर्ल्ड क्या है, इंटरनेट के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। और उसमें क्या हुआ, बहुत सारे क्राइम्स भी जुड़े होते हैं, जैसे हमारे पास ऑनलाइन ठगी होती है, किसी के बैंक अकाउंट से पैसे निकाल देते हैं ऑनलाइन डिजिटलाइजेशन के थ्रू। तो वो सब चीज़ें ना हो, इस तरह के क्राइम ना हो, तो उसके लिए हमने साइबर सिक्योरिटी को इंक्रीज़ करना है, इसके बारे में भी इसमें बात होगी। थर्ड क्या है, डिजिटल स्केलिंग, मतलब कि जो लोग हैं पूरे के पूरे वर्ल्ड के जो लोग हैं और 20 कंट्रीज़ जो कि G20 की कंट्रीज़ हैं उसके जो लोग हैं वो क्या करें, वो ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटल चीज़ों का यूज़ करें और एक सिक्योर वे में यूज़ करें, ठीक है। उसके लिए डिजिटल स्किलिंग जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उनको सिखाना इंपॉर्टेंट है। तो ये तीनों चीज़ें जो है G20 में क्या की गई है, इसके बारे में बातचीत हुई है। अभी G20 की जो मीटिंग्स हैं उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। लाइक फर्स्ट मीटिंग ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर वर्किंग ग्रुप कहाँ पे हुआ था, चंडीगढ़ में। फर्स्ट G20 एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप की मीटिंग बेंगलुरु में हुई थी। Y20 यूथ 20 की मीटिंग कहाँ हुई थी, गुवाहाटी आसाम में। अर्बन 20 सिटी शेरपा की मीटिंग कहाँ हुई, अहमदाबाद में। और 5वीं जो मीटिंग है दैट इज़ डिजिटल इकोनॉमिक वर्किंग ग्रुप की मीटिंग कहाँ पे हुई है, दैट इज़ लखनऊ। सो हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ साइप्रस, ठीक है। साइप्रस के न्यू प्रेसिडेंट किसको बनाया गया है, दैट इज़ निकोस क्रिस्टोडोलिडस, ठीक है। इनको क्या बनाया है, ये प्रेसिडेंट बने हैं साइप्रस के, ठीक है। निकोलस क्रिस्टोडोलिडस वाज इलेक्टेड द प्रेसिडेंट ऑफ साइप्रस, कब, 13 फरवरी को इनको अपॉइंट किया गया है। आफ्टर ए सेकेंड एंड फाइनल राउंड ऑफ वोटिंग, वहाँ पे 2 राउंड होते हैं वोटिंग पे, तो सेकेंड राउंड में इनको क्या कर दिया गया है, प्रेसिडेंट बनाया गया है, ठीक है। वो जो है डेमोक्रेटिक पार्टी से रिलेटेड है, फॉर द मूवमेंट ऑफ फॉर सोसाइटी डेमोक्रेसी एंड डेमोक्रेटिक अलाइनमेंट, ठीक है। मतलब कि ये जो वहाँ ये तीनों वहाँ की पार्टी है, ठीक है, डेमोक्रेटिक पार्टी, मूवमेंट फॉर सोशल डेमोक्रेसी एंड डेमोक्रेटिक अलाइनमेंट, इन तीनों ने इसको क्या किया है, इनके प्रेसिडेंट को सपोर्ट किया है, जिसकी वजह से ये यहाँ के प्रेसिडेंट बने हैं। अब साइप्रस के बारे में बात करते हैं। साइप्रस कहाँ पे है, ठीक है, ये एक आइलैंड है, ठीक है। कहाँ पे आइलैंड है ये ईस्टर्न जो मेडिटेरेनियन सी है ना, वहाँ पे एक आइलैंड है और एक कंट्री है, यूरोपियन कंट्री के अंदर आती है। इसकी जो करेंसी है वो है यूरो, ठीक है। इसके जो कैपिटल है वो निकोसिया। इसका जो प्रेसिडेंट है अभी हमने पढ़ा है, निकोल क्रिस्टोडोलिडस इसके प्रेसिडेंट बने हैं, ठीक है। तो ये भी ब्रिटेन के अंडर थे, ब्रिटिश के अंडर थे। 1960 में इनको क्या मिली थी, आज़ादी मिली थी। द कंट्री हैड मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन विच आर ग्रीस डिसेंडेंट, मतलब कि ग्रीस के लोग यहाँ पे ज़्यादातर रहते हैं। और जो टर्किश लोग हैं, मतलब कि टर्की का एरिया है ना, ये टर्की है, टर्की के नीचे आपका साइप्रस आता है मेडिटेरेनियन सी में, ठीक है। तो टर्किश लोग यहाँ पे कम है, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे ग्रीस के लोग जो है यहाँ पे रहते हैं। टर्की ने इन्वेट किया था साइप्रस को 1974 को, और टर्किश रिपब्लिक और नॉर्थ साइप्रस जो है उन्होंने 1983 में बनाया था। तो एक्सेप्ट टर्की नो कंट्री रिकॉग्नाइजेस टर्किश साइप्रस। तो टर्किश साइप्रस एक तरह का उन्होंने साइप्रस को तोड़ के एक अपना एरिया बनाया था कि हमने ये एरिया बनाया और इसको हम टर्किश साइप्रस बोलेंगे, बट टर्की के अलावा उसको कोई भी रिकॉग्नाइज नहीं करता है। इंडिया ऑल्सो रिकॉग्नाइज द साइप्रस गवर्नमेंट, जो साइप्रस का गवर्नमेंट है ना, मतलब कि जो साइप्रस कंट्री है उसको जो है इंडिया भी क्या करता है, मानता है कि साइप्रस इज़ ए कंट्री।
सो हु हैज़ बीन अवॉर्डेड विद महाराष्ट्र भूषण अवार्ड 2022। तो महाराष्ट्र जो हमारे पास स्टेट है वहाँ का सबसे हाईएस्ट जो सिविलियन अवार्ड है उसका नाम है महाराष्ट्र भूषण अवार्ड। ठीक है, 2022 के लिए ये किसको दिया गया है, दैट इज़ अप्पा साहेब धर्माधिकारी। अप्पा साहेब जो धर्माधिकारी है उनको ये अवार्ड दिया गया है। ये हैं कौन, ये हैं एक सोशल वर्कर हैं, ये प्रीचर हैं एंड रिफॉर्मर हैं। ठीक है, प्रीचर एंड रिफॉर्मर एंड सोशल वर्कर है। ठीक है, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा काम जो है सोसाइटी के लिए किया है, जिसके लिए उनको द स्टेट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने क्या दिया है, महाराष्ट्र भूषण अवार्ड 2022 का उनको दिया है। ठीक है, इसमें दिया क्या जाता है, महाराष्ट्र भूषण अवार्ड में दिया जाता है एक मेडल और 25 लाख रुपए जो है इसमें दिया जाता है। एक साइटेशन भी दी जाती है। ठीक है, साइटेशन मतलब कि एक तरह का एक सर्टिफिकेट टाइप दिया जाता है। ठीक है, तो अप्पा साहिब जो हैं धर्माधिकारी, उनको पद्मश्री अवार्ड जो है 2017 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी दिया है। तो महाराष्ट्र भूषण इज़ अ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो कि कौन देता है, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र देती है। कहाँ पे, इंडिया में। और इस बार 2022 का किसको मिला है, अप्पा साहेब धर्माधिकारी जी को ये अवार्ड मिला है। ईगल 44 ओगाव 44 इज़ द फर्स्ट अंडरग्राउंड एयरबेस ऑफ विच कंट्री, दैट इज सी ईरान। सो ईरान ने क्या बनाया है, इन्होंने क्या बनाया है, अंडरग्राउंड मतलब कि ज़मीन के नीचे इन्होंने इस तरह का, देखो ज़मीन के नीचे इन्होंने इस तरह की टनल जैसी बनाई है। ये इनका एयरबेस स्टेशन है। ठीक है, पहला एयरबेस स्टेशन है जो कि अंडरग्राउंड है। किस कंट्री का है, ईरान का है। इसका नाम क्या है, ईगल 44 और ओगाव 44 इसका नाम है। ठीक है, और इसमें क्या हुआ, इसमें बहुत सारे हम फाइटर जेट भी रख सकते हैं। यहाँ पे देखो ये फाइटर जेट इन्होंने यहाँ पे रखे हैं और यहाँ पे हम ड्रोन्स भी रख सकते हैं। ठीक है, तो ओगाव 44 इन्होंने क्यों बनाया है, इनके जो कट्टर दुश्मन है ना वो है यूएसए और इजराइल। ठीक है, तो वो बहुत सारी क्या करते रहते हैं, मिलिट्री ड्रिल्स वगैरह करते रहते हैं, मिलिट्री एक्सरसाइजेस वगैरह करते रहते हैं। तो उन दोनों को टैकल करने के लिए इन्होंने क्या बनाया है, इस तरह के अंडरग्राउंड जो है एयरबेस स्टेशंस बनाए हैं, जहाँ पे हमारे पास बहुत सारे जेट्स हैं, ड्रोन्स हैं, जिनके ऊपर बहुत सारी लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल जो है वो आ सकती है और बहुत सारे बॉम्ब्स वगैरह भी आ सकते हैं, ताकि उनको अटैक करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो ईगल 44 और ओगाव 44 ये फर्स्ट अंडरग्राउंड एयरबेस स्टेशन है। कौन सी कंट्री का, ईरान का। सो मारबर्ग डिजीज आउटब्रेक हैज़ बीन सीन इन विच कंट्री। सो मारबर्ग डिजीज़ है ये, ठीक है, एक तरह की डिजीज़ है। जिस तरह का हमारे पास कुछ दिन पहले हमने देखा था ना कि इबोला वायरस भी आया था। ठीक है, तो इबोला वायरस की तरह ही हमारे पास एक मारबर्ग डिजीज़ है, मतलब कि ये दोनों सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं। ठीक है, इस तरह के जो केसेस हैं वो कहाँ पे देखे गए हैं, दैट इज़ इक्वेटोरियल गिनी। इक्वेटोरियल गिनी कहाँ पे है, आप यहाँ पे मैप पे देख सकते हैं। इक्वेटोरियल गिनी यहाँ पे है। ठीक है, गैबोन के बिल्कुल पास है, नाइजीरिया, कैमरून और रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो। ठीक है, वहाँ पे ये सारी की सारी कंट्रीज़ के साथ ये बॉर्डर शेयर करती है, दैट इज़ इक्वेटोरियल गिनी, और अफ्रीका की ये कंट्री है। ठीक है, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने क्या बोला है कि मार्बर्ग डिजीज़ आउटब्रेक जो है इक्वेटोरियल गुयाना में बहुत तेज़ी से हो रहा है। ठीक है, इसमें बहुत सारे पेशेंट्स हैं, उन जिनको क्या हो रहा है, डायरिया हो रहा है, वोमिटिंग हो रही है और उनको पेट में बहुत ज़्यादा दर्द जो है वो हो रही है। ठीक है, और जब ये बहुत ही ज़्यादा हो जाता है ना, ये वायरस बहुत ज़्यादा फैल जाता है, तो इसमें ब्लीडिंग भी आ जाती है आपके ऑर्गन्स से। ठीक है, तो इबोला रिलेटेड, ये इबोला की तरह ही इन्हीं की फैमिली का एक वायरस है। ठीक है, द स्प्रेड ऑफ डिजीज़ इज़ एपिडेमिक। ठीक है, मीनिंग द डिजीज़ इज़ वाइड स्प्रेड, मतलब कि ये जो डिजीज़ है ये एक जगह से दूसरी जगह पे स्प्रेड होने वाली एक तरह की एक बीमारी है। तो मार्बर्ग जो वायरस है ये कहाँ से आता है, ये आता है हमारे पास चमगादड़ों से, बैट से आता है। ठीक है, जैसे किसी पर्सन को ये बीमारी हो जाती है तो उसकी स्किन के साथ अगर हम कांटेक्ट करेंगे, बॉडी फ्लूइड्स उनसे लेंगे, या ऑल्सो इन्फेक्टेड सरफेसेस, मतलब कि जो इन्फेक्टेड बंदा है वो वहाँ पे बैठा होगा और उसी टाइम कोई पर्सन वहाँ पे आके बैठ जाता है, तो उसको भी वो उस तरह की बीमारियाँ तो है वो हो सकती हैं। तो इसमें बहुत ही ज़्यादा जो है हेमोरेजिक फीवर भी हो जाता है, बहुत ज़्यादा फीवर आ जाता है इसमें। फीवर तो इसकी वजह से क्या होता है, जो फीवर होता है इसकी वजह से ऑर्गन्स, और जो ऑर्गन्स होते हैं वो अफेक्ट करते हैं और वो उनमें क्या आ जाती है, ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है। ठीक है, इसके सिम्टम्स क्या हैं, इसमें वोमिटिंग होती है, पेट में दर्द होती है, डायरिया होती है, ये इसके मेजर सिम्टम्स हैं। ठीक है, 2 दिन से लेके 3 वीक तक इसका इंक्यूबेशन पीरियड रह सकता है, मतलब कि इतने टाइम तक वो बंदा बीमार रह सकता है। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग भी हो सकती है, दैट माई कॉज इज़ द वोमिट ब्लड।
ठीक है, मतलब कि उल्टियों के साथ साथ ब्लड आ सकता है। देयर में फाइंड द ब्लड इन देयर गम्स, स्टूल और नोज़ में भी इसमें बहुत सारा ब्लड आ सकता है। ठीक है, अभी अभी एक मारबर्ग है और इबोला वायरस है, ये दोनों सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं, वायरस फैमिली, जिसका नाम है फिलोविरिडे फैमिली। ठीक है, फिलोविरिडे फैमिली, दैट इज़ द फिलो वायरस। तो ये एक तरह का फिलो वायरस होता है जो कि बोथ किसमें, मारबर्ग में भी होता है और इबोला में भी यही वायरस जो है वो ये पाया जाता है, जिसका नाम है फिलो वायरस। ओवेन मॉर्गन रिटायर्स फ्रॉम ऑल फॉर्म ऑफ द क्रिकेट, ही बिलोंग्स टू विच कंट्री, दैट इज सी इंग्लैंड। सो इंग्लैंड के जो कैप्टन थे, फॉर्मर कैप्टन, उनका नाम था ईयर मॉर्गन, जिन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है। जितनी टाइप की भी क्रिकेट होती है, चाहे फ्रेंचाइजी क्रिकेट हो या दूसरी इंटरनेशनल क्रिकेट हो, तो सभी से इन्होंने क्या कर लिया है, एक तरह का संन्यास ले लिया है। ठीक है, तो ईयन मॉर्गन से गुड बाय टू द इंटरनेशनल क्रिकेट 28 जून, मतलब कि 28 जून 2022 को उन्होंने इंटरनेशनल से संन्यास ले लिया था। बट अब उन्होंने क्या कर लिया है, अब इन्होंने जितनी भी फ्रेंचाइजीज क्रिकेट हैं उनसे भी इन्होंने क्या कर लिया है, रिटायरमेंट ले लिया है। ईयन मॉर्गन एकमात्र ऐसे कैप्टन हैं जिन्होंने ओडीआई वर्ल्ड कप जीता है इंग्लैंड के लिए, जो कि 2019 में उन्होंने जीता था। ठीक है, ईयन मॉर्गन ने 2458 रन बनाए हैं 115 टी20 मैचेस में, वाइल प्लेइंग 248 एडी और 248 ओडीआईस में उन्होंने 7701 रन जो है वो बनाए हैं। ईयन मॉर्गन जो कैप्टन थे इंग्लैंड के, 126 ओडीआई में और 72 टी20s में, और उन्होंने विन कितनी रजिस्टर की है, 118 विन जो उन्होंने रजिस्टर की है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस ही स्कोर्ड 700 रन्स इन 16 टेस्ट मैचेस। ठीक है, तो ये इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, इनका जन्म हुआ था डबलिन में। ठीक है, और उनका डेब्यूट हुआ था 2016 में, जब ये 16 साल के थे। अगेंस्ट आयरलैंड इन्होंने क्या किया, अपना डेब्यू मैच खेला है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।